नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्य हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। कुछ अनोखी अनकही कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट कर कर भी बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी कहानी। एक समय की बात है, अर्जुन एक बड़े परिवार में रहता है जहाँ हर ओर संतोष और समृद्धि का वातावरण था। पहले तो उसके किसी बड़े का निधन हुआ और जैसे ही उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उनकी पत्नी भी इस संसार को त्याग कर चली गई। अब परिवार में केवल दो भाई, बड़े भाई की पत्नी और उसके पुत्र थे। माता पिता के जाने के 1 साल बाद बड़े भाई ने छोटे भाई का विवाह कर दिया। छोटे भाई की पत्नी का स्वभाव अत्यंत सौम्य और सबसे मिलनसार था। वो एक आदर्श गृहिणी थी। समय बीता और लगभग 2 वर्ष बाद बड़े भाई की पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी। भाई का जब 10 वर्ष का बेटा हुआ तो उसके पिता भी इस नश्वर संसार से विदा ले गए। अब बड़े भाई के बेटे का जीवन का सहारा उसके चाचा और चाची ही रह गए। व्यवसाय वैसे ही चल रहा था, लेकिन बड़े भाई का पुत्र उस व्यापार में कोई स्थान नहीं बचा और इसी के साथ परिवार में उसके प्रति स्नेह का आभास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कई वर्षों तक संतोषी की कोई संतान नहीं हुई, जिससे उसका स्वभाव भी कठोर और निराशाजनक हो गया। वो अक्सर अपने जेठ के बच्चे के साथ छोटी छोटी बातों पे उसको डांटना, डपटना, ताने देना और उसको कहीं ना कहीं मार पीट करना कर देती थी। उस बड़े भाई के लड़का सारा दिन घर में रहता और उसका चाचा सारा व्यापार अपने नियंत्रण में ले चुका था। एक दिन कहीं बात पर क्रोधित होकर चाची ने नंदन को जमकर डांट खिलाई। यहाँ तक कि आज तो उसने उस पर हाथ भी उठा दिया। इस अपमान से व्यथित होकर नंदन ने घर छोड़ने का अपना मन बना लिया। जब सुबह हुई, सबके जागने से पहले ही वो अपने पास के सारे पैसे लेकर घर से निकल पड़ा। साथ में बस कुछ कपड़े ही रखे और एक थैले में कपड़े डालकर शहर की सीमाओं से बाहर चला गया। नंदन ने मंदिर में दर्शन करने का विचार किया, जो शहर जाते समय रास्ते में मिलता है, और ही मन सोचने लगा, जाने अब कब वापस आऊंगा या नहीं, और शायद वापस ही नहीं आया तो राम जाने इस मंदिर का दर्शन कभी कर भी पाऊंगा नहीं। ये सोचते हुए वो बाहर निकलते हुए उसकी भेंट एक फकीर बाबा से हुई। बाबा ने कहा, बेटा सफर पर निकले हो क्या? चलो 1 रुपया ही दे दो और एक सीख लेते जाओ। उस बेचारे के पास जमा किए हुए कुछ 10 रुपए थे और उसमें से उसने 1 रुपया निकाल कर उसको, वो 1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण भी था, लेकिन सोचा लोग यात्रा पर निकलने से पहले कुछ पुण्य कमाते हैं
1 रुपए की सीख लेना भी सार्थक ही होगा। उसने बाबा को 1 रुपया दिया। फिर बाबा ने कहा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यात्रा कभी भी पूर्णतः अकेले नहीं करनी चाहिए। यदि साथी मनुष्य ना मिले तो कम से कम किसी पशु को साथ ले लेना चाहिए। नंदन को बाबा की बात बेहद अच्छी लगी। उसने फिर से बाबा को 1 रुपया दिया और कहा, बाबा, एक और सीख दे दीजिए। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अच्छे इंसान हो, पर याद रखना कि अच्छाई के कारण ही कई बार लोग अकारण शत्रु भी बना लेते हैं। इसलिए अगर कभी बाहर भोजन करना हो तो पहले उसे किसी कुत्ते या अन्य जानवर को खिला दो, फिर खुद खाओ। ये बात भी उसको बहुत भा गई। उसने बाबा को 1 और रुपया दिया और कहा, बाबा, एक और सीख दे दीजिए। इस पर भी बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यात्रा लंबी लग रही है। तुम्हारी अगर रात में कहीं ठहरना पड़े तो ऐसी जगह रुकना जहाँ दोनों ओर घर हो। सोते समय अपनी खाट और चादर खुद झाड़ कर बिछाना और हल्की नींद सोना ताकि थोड़ी सी आहट में भी जाग जाओ। नंदन को बाबा की बातों में अब आनंद आने लगा था। उसने फिर से रुपया निकाला और एक और सीख मांगी। बाबा ने फिर कहा, बेटा, किसी भी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान ठंडे दिमाग से ढूंढना चाहिए। परदेश में व्यक्ति का सच्चा साथी उसको खुद की सोच और समझ होती है। ये चारों बातें हमेशा याद रखना, एक दिन जीवन में कहीं न कहीं ये जरूर काम आएंगी। अब नंदन आगे बढ़ने को तैयार था, परंतु चलने से पहले उसने रास्ते में एक दुकान से थोड़ा सा गुड़ और चना खरीदा। एक बर्तन में पानी लेकर चल पड़ा। विचार करने लगा कि अनजान यात्रा पर एक साथी की आवश्यकता है, पर कहाँ से लाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक कुत्ता एक बिल्ली को परेशान कर रहा है। कुत्ते को वहां से भगाया और बिल्ली को बचा लिया। उसने थोड़ा सा गुड़ और पानी बिल्ली को दिया और उसको पैरों से घुमाने लगा। नंदन ने मन ही मन सोचा, मनुष्य का साथी नहीं मिला तो जानवर ही सही। उसने बिल्ली से पूछा, क्या मेरी साथी बनोगी? मेरे साथ यात्रा पर चलोगी? बिल्ली ने फिर उसके पैरों में लौटते हुए जैसे सहमति दे दी। नंदन ने उसे अपने थैले में रख लिया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। चलते चलते दोपहर की तपिश बढ़ गई और नंदन काफी थक चुका था। उसने सोचा कि कुछ पल विश्राम कर लें और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं उसने थोड़ा चना और गुड़ खाया और पानी पिया। साथ अपनी बिल्ली को भी खिलाया। कुछ देर आराम किया और कब उसको आंख लग गई उसे पता नहीं चला। उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था, जिस में आपस में गहरी मित्रता थी। वहां की प्रथा थी कि जो भी थका हारा यात्री पेड़ के नीचे लेटता, नाग उसे डस लेता और फिर कौवे उसकी आंखें निकालकर मांस पर दावत उड़ाते। ये दोनों का एक गहरा सामंजस्य दोस्ती थी। नाग जब किसी यात्री को डसे तो कौवे काम करके संकेत देते और नाग बिना खतरे के क्षेत्र छोड़कर चला जाता। आज भी कौवे ने नंदन को लेटा हुआ देखा और नाग को बुलाया। नाग ने नंदन के पैर में डंक मारते ही भाग लिया। कुछ ही देर में जहर नंदन के
शरीर में दौड़ने लगा और वो बेहोश हो गया। बिल्ली असमंजस में पड़ गई। अब वो क्या करे, अपने मित्र की जान कैसे बचाए। उसने नंदन के चेहरे पर जाकर उसे सूंघा और सहारा देने के लिए उसके पास बैठ गई। तभी एक कौवा उड़कर नंदन के पास आया, उसकी आंखों की ओर देखने लगा और देखते ही उसकी आंखों की तरफ बढ़ने लगा। बिल्ली को माजरा समझ आ गया। पहले तो उसने कौवे को भगाने की भरपूर कोशिश की, किंतु कौवा नहीं भागा। वो बार बार नंदन के पास लौटा। जैसे ही कौवा नंदन के चेहरे की ओर बढ़ा, बिल्ली ने एक झपट्टा मारकर उसकी गर्दन अपने जबड़ों से जड़ लिया। अब कौवे की जान पर बना वो तड़पने लगा। उसने बिल्ली से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रही हो। बिल्ली ने उसे अपने पंजे में कसकर दबा लिया। बिल्ली ने कौवे से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे मित्र ने मेरे साथी का विष पिया है, अब तुम उसका मांस खाना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। खतरे में पड़े कौवे ने गिरते गिराते हुए प्रार्थना की। बिल्ली ने शर्त रखी उससे, पहले तुम अपने नाग को बुलाओ, मेरे मित्र का विष उतारो, तभी तुम्हें छोड़ूंगी। अपनी जान की रक्षा करना चाहते हो तो नाग को बुलाओ। बिल्ली ने आदेश दिया कि नंदन के शरीर में विष खींचकर अपने मित्र से कहो निकाले। जान बचाने के लिए नाग ने तुरंत नंदन का विष चूसना आरंभ किया। धीरे धीरे नंदन के चेहरे का रंग सामान्य होने लगा और उसे होश आ गया, परंतु विष चूसने के कारण नाग बेहोश हो गया। होश में आए नंदन ने देखा कि बिल्ली ने कौवे को पकड़ रखा है और नाग निहाल पड़ा है। उसे पूरी घटना का बोध हो चुका था। नंदन ने तुरंत कहा, इन दोनों को जीवित मत छोड़ो, क्योंकि ये दोनों ना जाने कितने निर्दोष यात्रियों की जान ले चुके हैं और ना जाने कितनों की जान आगे चल के ले लेंगे। बिल्ली ने तुरंत ही कौवे की गर्दन मरोड़ दी, जिस कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और नंदन ने अपनी लाठी से नाग को कुचल दिया और वो भी काल के ग्रास में समा गया। इस घटना के बाद नंदन को फकीर की पहली शिक्षा की याद आ गई। उसने मन ही मन उस फकीर को धन्यवाद दिया। उसकी सीख ने आज उसकी जान बचाई। ईश्वर को भी उसने अपने मन से बहुत ही आभार किया। उसे इस बिल्ली को अपना साथी बनाने की बुद्धि दी। नंदन ने बड़े आदर और कृतज्ञता से बाबा की बाकी शिक्षाओं को याद किया और महसूस किया कि वे भी जीवन में अमूल्य साबित होंगी। अपने साथी बिल्ली को उसने प्यार से उठाया और उसको गले लगाया। उसको भी बड़े प्यार से आभार व्यक्त किया। उसे अपने गुड़ और चने का हिस्सा दिया जिसने उसकी जान बचाई थी। नंदन ने बिल्ली को पानी पिलाया, उसे अपने थैले में रख लिया और निश्चित हुई कि भविष्य की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद किसी अनजान स्थान पर उसे एक नया ठिकाना मिल जाए। नंदन की नई शुरुआत के लिए ये यात्रा थकी हुई परंतु शांति पूर्वक बीत रही थी। वो अपने परिवार के मान सम्मान की सुरक्षा के लिए एक ऐसा काम करना चाहता था जहां उसे कोई पहचानता ना हो, जिससे किसी प्रकार का कलंक ना लगे। आगरा पहुंचते पहुंचते नंदन के पास के बचे हुए पैसे खत्म हो चुके थे और उसके रिश्ते नाते भी अब उससे काफी दूर हो चुके थे। भूख प्यास के कारण वो शहर की गलियों में भटक रहा था, परंतु बिल्ली उसके साथ ही वफादारी से चलती रही।
अचानक उसकी हालात बिगड़ गई और एक बाजार में एक पंसारी की दुकान के चबूतरे पर निहाल होकर नंदन गिर पड़ा। उसके गिरते ही बिल्ली थैले से बाहर निकल आई और अपने नरम पंजों से उसे छूने लगी। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आने लगी। उस समय दुकान के मालिक सेठ, जो अपने दिन भर का हिसाब लिख रहा था, बाहर का दृश्य देखकर अचंभित हो रहा था। एक सुंदर बालक को बेहोश देख उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और नंदन को सहारा देकर उसके चेहरे पर पानी छींटा मारकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। जब नंदन की आंखें खुली तो वो सेठ ने उससे सवाल किया, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? अच्छे घर के मालूम पड़ रहे हो, लेकिन ऐसी हालत क्यों हो गई तुम्हारी? नंदन ने संक्षेप में अपनी दास्तां सुनाई और सेठ ने उसे पानी घोल देकर थोड़ी राहत दी। फिर धीरे धीरे उसकी हालत समझी। उसने सेठ से कुछ काम मांगा। नंदन ने कहा कि वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़कर आया है। सेठ ने उससे पूछा, तुम्हें दुकान का काम आता है बेटा? नंदन ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी मुझे थोड़ा बहुत तो दुकान का काम आता है और बाकी का काम आपकी देख रेख में बड़ी आसानी से सीख लूंगा। तब सेठ ने मंजूरी दे दी। उससे मजदूरी के बारे में भी पूछा तो नंदन ने भी बड़े ही विनम्रता से कहा कि आप जो भी दे देंगे वो मुझे स्वीकार होगी। तब सेठ ने सोचा और फिर बोला, ठीक है बेटा, दुकान के साथ साथ मेरे घरेलू काम भी देख लेना। बदले में तुम्हें भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान भी दे दूंगा और 5 रुपया महीने में दिया करूंगा। साथ ही समय समय पर तुम्हारी मेहनत और काम के आधार पर तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। नंदन ने सहमति से सिर हिला दिया और कहा, सेठ जी एक छोटी सी विनती है मेरी। सेठ ने कहा, क्या? नंदन ने थोड़ा झिझक कर कहा, सेठ जी अधिक नहीं, बस इस बिल्ली को अपने पास रखने की अनुमति दे दीजिए। ये मेरे सफर का हमसफर है और इसकी वजह से ही मेरी जान बच सकी है। सेठ ने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव हुआ बेटा? तो नंदन ने पूरी घटना विस्तार में बताई, जिससे सेठ भी प्रभावित हुए और उन्होंने उस बिल्ली को साथ रखने की आज्ञा दे दी। सेठ को दुकान का हिसाब किताब पूरा करने में थोड़ा समय और लग गया। फिर वे नंदन के साथ अपने घर पहुंचे। सेठानी ने मैली कुचले कपड़े के साथ एक सौम्य सा बालक देखा जो सेठ जी के साथ उनसे उनके बारे में जानना चाहा। सेठ ने सारा मामला सेठानी को बताया और कहा, मैंने इस बालक को दुकान के काम के लिए रखा है। इसे बहुत भूख लगी है, इसको थोड़ा खाना दे दो। इसके ठहरने की व्यवस्था बाहर के कमरे में कर दो। साथ ही इसकी बिल्ली को भी कुछ खाना दे दो। सेठानी ने बड़े संतोष को जताते हुए कहा, अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। जब तक आप अकेले ही सब कुछ संभालते रहे हैं, अब ये लड़का कुछ तो जिम्मेदारी बांटेगा और आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी। खाना परोसे जाने पर नंदन ने पहले अपनी बिल्ली को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। उसने आंगन में रखी खाट को उठाकर बाहर वाले कमरे में लगाया और सेठानी द्वारा दी गई चादर को बिछा कर लेट गया। दिन भर की थकान से वो तुरंत ही गहरी नींद में सो गया। बिल्ली भी वही नंदन के पास दरवाजे के पास जाकर सो गई। जैसे ही
वही उसकी रखवाली कर रही है। समय इसी तरह से बीत रहा था और धीरे धीरे दुकान का पूरा कामकाज आत्मविश्वास के साथ नंदन ने आत्मसात कर लिया। उसकी लगन और व्यवहार की कुशलता को देखते हुए दुकान के रंग को बढ़ाने लगी और कुछ ही दिनों में व्यापार 4 गुना उछाल कर गया। नंदन पूरे दिन अथक परिश्रम करता, जिससे उसकी भूख भी अधिक बढ़ जाती। सेठ जी और उसका परिवार तो साधारण भोजन में संतुष्ट रहते, लेकिन नंदन को पर्याप्त भोजन की आवश्यकता पड़ती। ये देख सेठ जी की छोटी बेटी नंदनी को बड़ी जिज्ञासा हुई। एक दिन उसकी सहेली ने हंसी हंसी में कहा, अरे नंदनी, तुम्हारा नौकर तो खूब सारा खाना खा जाता है, जैसे कि कोई वो असुर हो। नंदिनी को ये नाम बेहद रोचक लगा और उसने नंदन को असुर पुकारना शुरू कर दिया। नंदन को ये नाम खटकता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा, मजबूर इंसान के लिए कहाँ सम्मान कहाँ अपमान। ये सोचकर उसने चुप्पी साध ली और अपने काम में रम गया। सेठ और सेठानी भी अपनी बेटी की मजाकिया बातों पे मुस्कुराते हुए उसको अनदेखा कर देते। नंदिनी की हिम्मत इस पर और बढ़ जाती और वो जानबूझकर नंदन को चिढ़ाने के लिए असुर कहने लगी। धीरे धीरे सभी ने उसे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया और उसका असली नाम जैसे कहीं खो गया। नंदन अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुटा रहता और अपनी सारी मजदूरी सेठ जी के पास जमा करता रहता। इसी बीच सेठ जी का व्यापार और बढ़ गया और उनके यहाँ कई नौकर चाकर भी आ गए। फिर भी उनके व्यापार का असली आधार नंदन ही था, जिसका नाम चाहे भी कुछ हो, पर उसका काम मानो सोना उगलता था। जिस कार्य में वो हाथ डालता, सफलता उसकी प्रतीक्षा करती। मिलती सेठ और सेठानी उसके काम से बहुत प्रसन्न होते और मानते थे कि उसके व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण नंदन ही है। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, अजी सुनिए, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। सेठ ने कहा, क्या? सेठानी ने कहा, भाग्यवान, बिना कहे तो तुम वैसे भी नहीं रहोगी, मन में है तो कह भी डालो। सेठानी बोली, मैं सोच रही हूँ कि लड़का नंदन सच में बहुत भाग्यशाली है। जब से आया हमारा व्यापार दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सेठ जी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ भाग्यवान, ये बात तो आप सही कह रही हो और ये लड़का बहुत ही मेहनती भी है, ईमानदार भी है। सेठानी ने आगे बात बढ़ाई, जी बुरा ना मानिए तो एक बात कहूँ, ये लड़का सुंदर भी है, जवान भी और फिर अपनी ही जात बिरादरी का है। अगर आप उचित समझें तो क्यों न हमारी बेटी नंदिनी का विवाह इसी से कर दें और इसे अगर जमाई बना लें तो नंदिनी भी अब बड़ी हो रही है और ये लड़का हमारे साथ ही रहता है। इस तरह हमारी बेटी को भी हमारे घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा और समाज में जो बातें बनती हैं वे भी रुक जाएंगी। सेठानी की बात सुनकर सेठ कुछ पल के लिए चौंक गए। अचानक सेठानी इतनी गहरी बात क्यों बोली? सेठ ने सोच समझकर कहा, देखो भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सही है और मुझे इसमें लाभ भी लग रहा है, परंतु कोई अड़चन भी नहीं। सेठानी ने उत्सुकता से पूछा, परंतु? सेठ जी ने गंभीरता से कहा, इसमें वचन भंग का दोष लग जाएगा। याद है तुम्हारी मौसी का बेटी की शादी के अवसर पर 15 साल पहले हमने गढ़मुक्तेश्वर गए। उस समय नंदिनी मात्र 2 साल की थी
और खेलते खेलते विवाह की वेदी पर जाकर एक बच्चे के संग बैठ गए। तब पंडित जी ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा था, क्यों न इन दोनों का फेरा दूल्हा दुल्हन से पहले ही करा दें। इस पर दूल्हे के बड़े भाई सोहन ने लाल ने हंसते हुए कहा, दोनों को वेदी से उठाकर, नहीं पंडित जी, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनका विवाह कर देंगे। ये दोनों मानो ईश्वर की योजना से ही यहाँ आए हैं। यदि इस बच्ची के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं ये प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। सोहन लाल ने नन्ही नंदिनी को अपनी गोद में उठाया और मेरे पास लाकर बोले, यदि आप सहमत हैं तो मैं इस कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। उस समय मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी थी और कहा था, मैंने ये मुझे स्वीकार है। परंतु विवाह बच्चों के युवा होने पर ही संपन्न होगा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और प्रस्ताव की सहमति में मोहर लगाई थी। ये रिश्ता उसी दिन तय हो चुका था। वहां उपस्थित सभी बारातियों और घरातियों ने हमें दोनों को मिलकर बधाई दी, मिठाई भी खिलाई थी। ऐसे में अब नंदिनी का विवाह किसी और से करने का विचार कैसे कर सकते हैं, चाहे हमें कोई और लड़का कितना भी क्यों न भा जाए। सेठानी बोली, हाँ जी, आपने ये बात बताई थी, लेकिन उस समय मैं अपनी बहन को लेकर व्यस्त थी। इतने में ना तो उन्होंने कोई खबर ली, बहुत साल बीत गए, ना आपने ये जानने की कोशिश की कि वो लड़का जीवित है भी या नहीं। सेठ जी ने बड़े गंभीरता से कहा, भाग्यवान शुभ शुभ बोलो। वो लड़का हमारी नंदिनी का मंगेतर है। भगवान उसे सारी बुरी नजरों से बचाए और उसको हमेशा रक्षा करती रहे। यही तो है ना उन्होंने हमारी कोई खोज खबर ली, ना हमने कोई संपर्क किया। शायद उसकी शादी भी हो चुकी हो। सेठ जी ने ये सोचते हुए कहा, चलो मैं माही को बुलाकर एक संदेश भेज देता हूँ। इससे पता चल जाएगा कि उस लड़के की शादी हुई है या नहीं। साथ में थोड़े फल मिठाई भी भेज देता हूँ। अगर वहाँ से सकारात्मक उत्तर आया तो हम नंदिनी की शादी सोहन लाल के बेटे से कर देंगे, और अगर कोई उत्तर नहीं आया तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसके लिए इससे और अच्छा रिश्ता देखेंगे। सेठ जी ने आगे जोड़ा, लेकिन फिलहाल इस बात का जिक्र नंदिनी उस लड़के से मत करना। विधाता ने क्या तय कर रखा है कौन जाने, क्योंकि जोड़ियां तो ईश्वर ही बनाता है, हम तो केवल माध्यम हैं। सेठानी बोली, जी आप सही बात कह रहे हैं, आपकी पूरी तरह सही है। अगले ही दिन सेठ ने कहा, बेटा जल्दी से हमारी नई नाई को बुला कर लाओ। नंदन ने चकित होकर पूछा, किस लिए सेठ जी? सेठ जी ने कहा, उसे नंदिनी के ससुराल जैसी जगह भेजना है। नंदन को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतने वर्षों में कभी नंदिनी के ससुराल का जिक्र नहीं हुआ। उसने पूछा, सेठ जी क्या नंदिनी की शादी हो चुकी है? मुझे तो उसकी ससुराल का कोई पता नहीं। तो सेठ जी ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, नंदिनी की शादी नहीं हुई है। 12 साल पहले हमें एक विवाह में नंदिनी का रिश्ता अलवर के सेठ सोहन लाल के बेटे के साथ तय कर चुके हैं, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे उसका पता लगाने के लिए वहाँ संदेश भेजना है। ये सुनकर नंदन और भी अधिक हैरान हो जाता है। उसे आज तक इस रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। फिर वो अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसने नाई को बुलाने के लिए कहा। नाई को बुलाकर सेठ जी ने उसे नंदिनी के ससुराल जाने का कार्य सौंप देते हैं और कहा, सेठ जी मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, परंतु मेरे घर में बच्चा होने वाला है। मेरी पत्नी के दिन पूरे हो चुके हैं।
कभी भी प्रसव हो सकता है। ऐसे में मेरी उपस्थिति वहाँ बहुत आवश्यक है। यदि आपकी अनुमति हो तो सुरक्षित प्रसव के बाद और सूतक समाप्त होने के बाद मैं नंदिनी के ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने सहमति देते हुए कहा, तुम जैसा उचित समझो करना, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए 12 दिन बाद तुम अलवर के लिए निकल जाना। अब नंदन का अपने घर अलवर जाने का कोई इरादा नहीं था, पर अचानक उसे एहसास हुआ कि इस समय घर पर उसकी उपस्थिति निहायत ही आवश्यक है। उसी शाम नंदन ने अपने मालिक सेठ जी से मुलाकात की और बोला, सेठ जी, पिछले 12 सालों में तो मैं यही भूल गया कि इस शहर के बाहर भी मेरा कोई घर है, मगर नंदिनी की शादी की बात सुनकर मुझे याद आया कि मेरे बचपन में भी मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब शायद वो लोग भी विवाह की योजना बना रहे होंगे, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप मेरी तनख्वाह का कुछ धन दे देते, मैं यात्रा की तैयारी कर लेता। सेठ जी ने हैरान होकर कहा, वाह नंदन, तुमने कभी बताया नहीं। इतने सालों से तुम हमारे पास रह रहे हो और इतनी बड़ी बात तुमने छुपा रखी। नंदन ने जवाब दिया, सेठ जी, गरीबी की मार झेलते हुए घर से निकलना पड़ा था। ऐसे मामलों में ध्यान ही नहीं गया, सारा ध्यान नौकरी पर लगा रहा। रिश्ते की बात तो मैं कब भूल चुका था। नंदिनी की रिश्ते की बात से सब याद आ गया। अगर आपकी अनुमति दें तो मैं कुछ समय के लिए घर जाना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्यों नहीं, अब तुम जवान हो गए हो, घर बसाने का भी समय आ गया है। कल तुम्हें पूरी तनख्वाह दे दूंगा ताकि तुम सफर की तैयारी कर सको, लेकिन तुम्हारी रकम अब बड़ी हो चुकी है और सफर भी लंबा है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि लेकर कैसे जाओगे, और जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। रास्ते में अगर कोई डाकू मिल गया तो जान पर बनाएगी। सेठ जी की बात सुनकर नंदन भी विचार में डूब गया। बात तो सही कह रहे हैं। इस चिंता में उसने रात भर सोया नहीं। उसे धैर्यपूर्वक अपनी समस्या का समाधान ढूंढा। अगले दिन नंदन सेठ जी के पास रकम लेने पहुंचा। सेठ जी ने उसे पूरी रकम सौंप दी। नंदन वहां से सीधा जोहरी बाजार गया, कुछ अनमोल रत्न खरीदे। इसके बाद उसने गुप्त तरीके से एक वैद्य से संपर्क किया और अपनी योजना साझा की। वैद्य ने नियता का वचन देते हुए नंदन की मदद करने का वादा किया। शाम ढलने के बाद सभी मरीजों के चले जाने के बाद उसने अत्यधिक सावधानी से जब अनमोल रत्न की थैली को नंदन के निर्देश के अनुसार दोनों जांघों की मांसपेशियों के भीतर सिल दिए, ऊपर से टाके लगा दिए और बंद कर दिया। वैद्य जी के पास से उपचार लेकर और वैद्य जी की फीस चुकाने के बाद नंदन के पास कुछ ही रकम शेष रह गई, जो कि उसे आवश्यक खर्चों के लिए रखनी थी। रात में जब वो घर लौटा तो नंदिनी ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा और वो चौंक गई। उसने पूछा, बैठो, ये तुमको क्या हुआ है और तुम्हें चोट कहाँ से लगी? आंसुओं के साथ उसने सफाई दी। मार्किन बाजार में एक पत्थर पर पांव फिसल गया था, थोड़ी सी चोट आ गई है, दवा भी लगा ली है, आराम हो जाएगा। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, चोट गंभीर नहीं है। सेठ ने पहले ही ये सब तय कर रखा था, परंतु सेठानी को अभी रिश्ते की बात नहीं बताई। वो नंदन को अपने दामाद की तरह ही देख रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि बक्से ही उसके परिवार का दामाद बनेगा। हालांकि सेठानी के मन में ये विचार भी आ रहा था कि अलवार वाले सेठ के बेटे की शादी अब हो चुकी होगी। इस विचार के साथ ही सेठानी ने नंदिनी को आवाज देकर एक गिलास दूध में हल्दी पकाकर लाने को कहा। नंदिनी ये देख हैरान थी कि मानो उसकी उपस्थिति में
उसके व्यापार का एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। माँ ने कभी नंदन की इतनी परवाह नहीं की, पर आज ऐसा क्या बदल गया। खैर मानो, मैंने अपने विचार को किनारे रखते हुए माँ की इच्छा के अनुसार दूध में हल्दी डालकर उसे गर्म करके दे दिया। उसके पास ले आई। इसे देखभाल से खुद भी अचंभित था, लेकिन कुछ सोचे बिना उसने हल्दी वाला दूध पिया और चुपचाप सो गया। सेठ जी जब दुकान से लौटे और नंदन की चोट के बारे में सुना, तो उन्होंने इस घटना पर विचार करते हुए सेठ सेठानी से छिपाने का निर्णय लिया। लगभग 5-6 दिन बाद नंदन के घाव भरने लगे। वैद्य जी की सलाह के बाद उसने सेठ जी और उसके परिवार से विदा ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसका पुराना साथी बिल्ली, जो काफी बड़ी हो चुकी थी, उसके साथ चल पड़ा। अगले दिन जब वो यात्रा पर निकला, पूरी हालात समझ आ गए सेठ जी को। उन्होंने एक आघात तो हुआ, पर विदा करते वक्त उनकी आंखों में नमी थी। नंदन ने उनके साथ 12 वर्षों का लंबा सफर जो तय किया था, उसमें उसने उनके दुख सुख बांटे थे। नंदिनी की आंखों में भी उस पर गीली हो चुकी थी। इतने वर्ष संगत के बाद किसी प्रिय के विदा होने पर घर में एक कोना सूनापन महसूस होने लगा। आखिर सबको अलविदा कहकर सबका आशीर्वाद लेते हुए नंदन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। सेठ जी को उसकी अनुपस्थिति में व्यापार के संचालन की कल्पना भी नहीं हुई। जाते समय उन्होंने नंदन से कहा, बेटा, रास्ते में अगर कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना और समस्या का हल ढूंढना, खुद को सुरक्षित रखना। परिवार से विदा लेकर नंदन अलवार की ओर चल पड़ा। चलते समय उसे वर्षों पहले उस फकीर की दी हुई शिक्षा याद आ गई, जिसने उसकी जान बचाई थी। जंगल में उसे सीधा अलवार जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी, लेकिन एक रास्ते के लिए एक यात्रा साधक मिल चुका था। कुछ अन्य यात्रियों के साथ उसे वहां तक का सफर तय किया। वहां पहुंचकर उसने भोजन किया और अलवार जाने के लिए वाहन की खोज शुरू कर दी। यहाँ भी कोई सीधा साधन उपलब्ध नहीं हुआ। आखिर में एक घोड़ा गाड़ी मिली, जो धीरे धीरे मंजिल तक जाने का वादा कर रही। कुछ 4 यात्रियां पहले से ही घोड़ा गाड़ी में बैठे थे और थोड़ी देर बाद उसने नंदन को भी बैठा लिया। गाड़ी चलने पर गाड़ी नंदन से बात करने लगा। उसने कहा, क्यों बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, अलवार जाना है। नंदन ने सहजता से उत्तर दिया, आगरा में मजदूरी करता था, अब अलवार जा रहा हूँ। वहाँ मेरा घर है। काम में इतनी व्यस्तता की कि घर लौटने का अवसर ही नहीं मिला। काफी वर्षों बाद घर जाने का मौका मिला। जो चालक और अनुभवी व्यक्ति था, नंदन की बातों से अनुमान लगा चुका था कि कोई साधारण यात्री नहीं है। वर्षों के बाद लौटने का मतलब उसने खूब धन कमाया होगा, क्योंकि परदेश में कमाई करने के लिए तो लोग जाते हैं। हालांकि बाकी यात्रियों के सामने वो सीधा धन की बात नहीं कर रहा था। यात्रा में धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगा। सभी सवारियां अपने अपने स्थान में उतर गईं। अब गाड़ी चालक ने नंदन से कहा, बाबू, आपको तो अलवार जाना है, पर रात हो चुकी है। इस समय अलवार के लिए कोई और सवारी नहीं मिलेगी। यदि आप चाहें तो रात यहीं गुजार सकते हैं। सुबह मैं खुद आपको अलवार की ओर छोड़ दूंगा। आपको भी साथ ले चलूंगा। बस जो भी उचित किराया लगे दे देंगे। नंदन ने कहा, चाचा, तो फिर मुझे रात ठहरने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। सुबह मैं आपके साथ अलवार के लिए रवाना हो जाऊंगा। इस पर गाड़ी चालक बोला, बाबू, सुरक्षित जगहों का हाल आजकल अच्छा नहीं।
एक दो यात्रियों को पहले ठहराया था, पर सुना कि उनके साथ वहां लूटपाट हो चुकी। उन्हें बेबस कर दिया गया। बेचारे जाने कैसे अपने घर पहुंचे होंगे। चालक ने नंदन की ओर मुखती होते हुए कहा, अगर आपको कोई झिझक ना हो तो मुझे चाचा कहकर इज्जत दी है तो उसके नाते मेरा फर्ज बनता है आप मेरी कुटिया में रात बिताएं। एक गरीब का घर है, लेकिन जो भी साधारण भोजन बनेगा उसी से आपकी सेवा करूंगी, और अतिथि की सेवा मेरा धर्म है, इसलिए मैं आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। नंदन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने चालक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चालक उसे शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक छोटी सी बस्ती में अपने घर ले गया। चालक ने नंदन का परिचय घर वालों से करवाया। अपनी पत्नी से कहा कि वो अतिथि के लिए उत्तम भोजन बनाए। इस दौरान नंदन अपने पालतू बिल्ली के साथ आसपास टहलने निकल गया और वर्षों पहले उस फकीर की दी हुई शिक्षा को दोहराने लगा। उन मूल्यों पर पुनः चलने का संकल्प किया। उसने गौर किया कि चालक का घर बस्ती के छोर पर स्थित है, जो उसे कुछ अधिक सतर्क कर गया। जब नंदन अपने बिल्ली के साथ सैर कर रहा था, तब वो चालक ने अपनी पत्नी को बताया, ये लड़का वर्षों से कमाई करके अब अलवार लौट रहा है। उसके पास निश्चय ही काफी धन होगा, और यदि हम इस धन किसी तरह से अपना कर लें तो हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस पर उसकी पत्नी ने प्रश्न किया कि क्या किसी ने नंदन को उसके साथ घर आते देखा है? तो चालक ने समझाया कि रात के अंधेरे में शायद ही किसी ने उसे साथ देखा होगा। इसके बाद चालक और उसकी पत्नी अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर नंदन की संपत्ति हड़पने की योजना बनाते हैं। इसी बीच नंदन वापस लौट आता है और भोजन तैयार था। उसे देखकर चालक ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। नंदन ने हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गया। भोजन की थाली दो के सामने परोसी गई। नंदन को फकीर की शिक्षा याद आई। उसने थाली के चारों ओर जल घुमाकर बूंद पर छिड़क दिया। माता अन्नपूर्णा का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर भोजन का आभार प्रकट किया। ये आदत उसे बचपन से अपने पिता के साथ भोजन करते समय मिली थी। उसने भोजन में से 5 गिलास निकालकर अपने साथी बिल्ली के समक्ष रख दिया। बिल्ली उसे बड़े चाव से खाने लगी। नंदन ने धीरे धीरे रोटी का एक टुकड़ा सब्जी के साथ अपने को खिलाया। जब उसकी नजर चालक से मिली तो चालक नजरें चुराता हुआ नंदन दिखा। नंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बिल्ली पहले 12 वर्षों से मेरे साथ है। मैं चाहे एक निवाला खाया हो, ये भूखा नहीं रहा, लेकिन इसे कभी भूखा नहीं रखा। इसे खिलाकर ही मैं खाना शुरू करता हूँ। कृपया मुझे इसके लिए क्षमा करें। चालक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बीच बिल्ली अचानक झटपटाने लगी और लेट गई। ये देखकर नंदन तुरंत भोजन से उठ खड़ा हुआ। बिल्ली की मृत्यु देखकर नंदन की आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर चालक ने अपने परिवार की ओर देखा और चिंता जताते हुए पूछा, ये क्या हुआ? भोजन का ध्यान नहीं रखा गया। ये बिल्ली कैसे मर गई? परिवार वालों ने सफाई देते हुए कहा, हम नहीं जानते। रोटियां तो मैंने बनाई थी, लेकिन सब्जी बड़ी बेटी ने तैयार की थी। शायद किसी जहरीले कीड़े ने अंधेरे में सब्जी में प्रवेश कर लिया होगा। ये तो अच्छा हुआ कि आप दोनों ने अभी तक भोजन नहीं किया, वरना तो अनर्थ हो जाता। केवल आपके प्राण संकट में पड़े, बल्कि मेहमान की जान भी जाने का पाप भी हमारे सिर चढ़ जाता। इस बिल्ली के माध्यम से ईश्वर ने हमें सचेत कर दिया। अब क्या किया जाए? अतिथि को भूखा रखना भी पाप है। चालक की पत्नी ने आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं सभी के लिए भोजन फिर से बनाती हूँ। इस बार पूरा ध्यान रखूंगी। नंदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रहने दीजिए, अब मन भोजन करने का नहीं लग रहा। मेरा साथी बिल्ली हमेशा मेरी रक्षा करता आया, आज भी उसने अपनी जान देकर मेरी रक्षा की है।
मैं बस रात काटना चाहता हूँ, सुबह होते ही अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। ये सुनकर चालक की पत्नी को इशारा किया और नंदन के लिए खाट लगा दी। जिससे पहले कुछ कहता चालक की दूसरी बेटी आंगन के कोने में नंदन के लिए खाट लगा दी। उसे देखकर नंदन को फकीर की तीसरी शिक्षा याद आ गई। वो खाट में बैठने से पहले उसकी चादर झटकने का मन बनाया। झटकते उसने पाया कि उसके ऊपर बिछी हुई थी और कच्चे धागे से बुनी हुई थी। चादर झाड़ते ही धागे टूटने लगे। ये देख चालक अपनी पत्नी पर बिगड़ उठा। क्या बेवकूफ़ी है, एक अनजान मेहमान के साथ ऐसा मजाक करना। ये बहुत ही गलत बात है, ये उचित नहीं है। यहाँ से ये खाट हटाओ और अंदर बीच में दूसरी चारपाई बिछाओ। इन घटनाओं से नंदन समझ गया कि वो ठगों के घर में फंस चुका है और उसकी जान अब खतरे में है। अगर किसी तरह से सुरक्षित अपने घर पहुंचा तो ईश्वर की महान कृपा होगी। ऐसा सोचते हुए नंदन ने मन ही मन उस फकीर का आभार प्रकट किया, जिसके दिए गए उपदेशों ने उसे 3 बार मुसीबत से बचा लिया। चालक ने कहा, मैं तो वैसे ही इस खाट से अनजान हूँ। और नंदन ने जवाब दिया, मुझे भी घर छोड़ने के बाद से ही जमीन पर सोने की आदत है। अब तो खाट पर नींद ही नहीं आती, इसलिए मैं खाट से चादर उतार कर झाड़ रहा था ताकि उसे जमीन पर बिछा सकूं। लेकिन अब इस घटना के बाद लगता है कि जमीन पर सोना भी जोखिम से भरा नहीं है। फिर उसने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी छत पर जाकर दूसरी चादर बिछा लूं। इतनी ऊंचाई पर तो कोई जहरीला जीव भी नहीं पहुंच सकता। चालक ने सोचा, ये तो और भी बेहतर है। छत पर सोएगा तो भाग भी नहीं पाएगा और उसकी दौलत भी हाथ लग जाएगी। इसलिए उसने नंदन को छत पर सोने की इजाज़त दे दी। नंदन छत पर जाकर लेट गया। गर्मी के मौसम होने के कारण उसने सोचना, कई लोग छत पर ही सोते हैं तो कोई अजीब बात नहीं होगी। वो सोचने ही लगा, एक ही दिन में उसने कितनी मुसीबतें आ पड़ी। फकीर की तीसरी शिक्षा उसको इसमें याद आ गई। उसने ठान लिया कि आज रात बिना सोए ही रहेगा। कौन जाने कब कहां से कौन सी मुसीबत आ जाए, उसे हर हालात में तैयार रहना होगा। नंदन छत पर सोने के लिए गया और लेटते ही बीते हुए घटनाक्रमों के बारे में सोचने लगा। उधर चालक और उसके परिवार के सदस्य आपस में चुपचाप बात कर रहे थे। चालक ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उस लड़के के भोजन में जहर क्यों मिलाया? मेरा इरादा तो बस उसे बेहोश करने का था, ताकि हम उसे बेहोश करके उसका सारा धन हड़प सकें। उसने सोचा भी नहीं कि एक ही दिन में उस पर कितनी सारी मुसीबतें आ पड़ती। फकीर की तीसरी शिक्षा को स्मरण करके उसने ठान लिया कि आज रात अब उसे नहीं सोना। लेटते ही वो घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसके परिवार के सदस्य आपस में गुपचुप बात ही कर रहे थे। उसकी दौलत अपने कब्जे में करने की योजना बना रहे थे। फिर सुबह होती ही उसे किसी जंगल में छोड़ आते। चालक की पत्नी ने कहा, मैंने सोचा कि अगर ये होश में आकर कहीं हमारी शिकायत कर दे तो हम मुसीबत में पड़ सकते। इससे तो बेहतर यही कि ये मर जाता और हम आप उसका सामान लूट कर उसे किसी सुनसान जंगल या किसी और जगह छोड़ आते, ताकि कोई जोखिम न रहता। ये तो बड़ा चालाक निकला और बच गया। चालक ने अपनी दूसरी बेटी से कहा, मैंने उसकी खाट कुएं के ऊपर क्यों बिछाई? इस पर उसकी बेटी बोली, बापू मैंने सोचा कि अगर वो वहीं मर जाता तो एक ही बार में सारी समस्या समाप्त हो जाती और किसी शिकायत का भी डर नहीं रहता।
चालक ने खुद से कहा, अब क्या किया जाए। 2 बार ये भाग्यशाली बच निकला। इसे खुलेआम मारना भी संभव नहीं। अगर इसने कहीं आवाज उठा दी तो सारा भेद खुल जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। अब हमें इसकी दौलत की आस छोड़ देनी चाहिए। उसकी पत्नी, जो अनुभव में बहुत ही तेज थी, लेकिन लालच में अंधी हो गई, इस द्वंद से उबर नहीं पा रही थी। उसने तुरंत ही कहा, सब मुझ पर आप लोग छोड़ दिए, कुछ भी मत कीजिए। इसकी दौलत हमारे हाथ से नहीं फिसलनी चाहिए। इसकी सारी कमाई क्या यूं ही छोड़ देंगे? तब चालक और उसकी पत्नी अपनी लड़कियों को उस अनजान युवक के पास भेजने तक से नहीं कतरा, जिससे वो पहले बचते रहे। चालक की पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों को बड़ी ही गंभीरता से समझाया। गर्मी की रात छोटी होती है और हमारे पास कुछ ही घंटे हैं। इसी समय उसे उसकी सारी दौलत हम तक पहुंचानी है। अगर ये काम नहीं कर पाई उसकी बेटी, तो पांव फटने तक इससे पहले अंत कर देना और इसकी लाश को ठिकाना लगा देना। उसकी बेटी ने कहा, माँ, इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी जब मेरा समय समाप्त हो तो कुछ बर्तनों को गिराकर इशारा कर देना ताकि मैं वापस आ सकूं और उसकी बेटी अपनी को जारी रख सके। इन चारों ने अपनी योजनाओं को भलीभांति तैयार किया। उधर नंदन छत पर लेटे लेटे कुछ विचार में डूबा था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। अब कौन जानता था कौन सी आफत आने वाली थी। लेकिन ये संकट तो नहीं था, वो मुहा की उल्टी थी, जिसने उसे भोजन के में जहर मिला कर दिया था। चालक की बेटी आई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। रोते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी थोड़ी सी लापरवाही से आपकी और मेरे पिताजी की जान चली जाती। मुझे बेहद अफसोस है। आखिर मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई? नंदन ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई बात नहीं। देवी भाग्य में कौन बच सका है? शायद मेरी मृत्यु यहीं लिखी थी। मेरी मृत्यु यहीं लिखी थी, परंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? यदि तुम्हारे माता पिता ने देख लिया तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। उनकी जवान बेटी इस तरह से रात में एक अजनबी के पास। उसने उत्तर दिया, इस समय सभी सो रहे हैं और मैं इसलिए आई हूँ कि जब तुम शाम को पिताजी के साथ आए थे, तभी से मैं तुमसे बात करने का अवसर ढूंढ रही थी। मगर उस हादसे के बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। नंदन ने बड़े ही आराम से कहा, देखो, मेरा विवाह पहले से तय हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम वापस चली जाओ। चालक की बेटी ने मन में मक्कारी का पर्दा डालते हुए कहा, अरे बाबू, ये क्या कह दिया? आपने तो मेरे दिल को छलनी ही कर दिया। खैर, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अगर पूरी जिंदगी साथ नहीं तो सिर्फ एक ही रात सही। आज रात के लिए मैं आपकी होना चाहती हूँ। ऐसी मीठी मीठी बातों के बीच चालक की बड़ी बेटी बहुत ही चालाकी से नंदन की संपत्ति का राज जानना चाहती थी, मगर नंदन सब भांप चुका था, इसलिए उसने अपनी संपत्ति का कोई भी सुराग न देते हुए उसे दूर ही रखा। उसे उसने अपने पास भी भटकने नहीं दिया। थोड़ी ही देर में चालक की बेटी को समझ आ गया कि ये बात सीधे सीधे हल होने वाली नहीं है। तब अचानक चालक की बेटी ने खींच खुरच कर निकाला और नंदन की छाती पर चढ़ गई। उसे धमकी भरे लहजे में कहा, बाबू, जल्दी से अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर दो,
नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। उसका ये रूप देखकर नंदन क्षण भर के लिए हक्का बक्का हो गया, परंतु खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अरे देवी, किसने तुम्हें बहका दिया कि मेरे पास कोई दौलत है? मैं एक गरीब इंसान हूँ, बस रोजी रोटी की तलाश में निकला था। दुनिया भर की ठोकरें खाता रहा। अब जब समझ यही सब झेलना है तो अपने देश में क्यों न जाके झेलूं। घर जाकर मेहनत मजदूरी करूँगा, मेहनत से अपना गुजारा चलाऊँगा और कम से कम मेरे परिवार तो मेरे पास होंगे। चालक की बेटी फिर से धमकी देने लगी। उसने छुरा नंदन की गर्दन की ओर बढ़ा दिया। उसने कहा, लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथ लिखी गई है। अब अगर बचना चाहते हो तो सारा साम अपना पैसा मुझे दे दो। तब नंदन ने दृढ़ता से कहा, देवी, मुझे मार कर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे हाथ दौलत नहीं लगेगी तब तुम भी उसी शिकारी की तरह पछताओगी जिसने अपने वफादार और निर्दोष बाज को मारकर आंसू बहाए थे। ये सुनते ही चालक की बेटी चौंक गई। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, ये कहानी क्या है? शिकारी और बाज की। अगर बाज वफादार या पालतू था तो शिकारी ने उसे क्यों मार दिया? अगर वो निर्दोष ही था तो शिकारी को पछतावा क्यों नहीं हुआ? नंदन ने कहा, पहले मेरी छाती से उतर जाओ, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। चालक की बेटी तुरंत उसकी छाती से हट जाती है और कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाती है। नंदन ने कहानी शुरू की। एक समय की बात, एक गांव में एक चतुर शिकारी रहता था। वो जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता। उसके पास एक वफादार बाज भी था जो उसकी हर मुसीबत में उसकी मदद करता। जब भी शिकारी शिकार के लिए निकलता, बाज छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ लाता। उन्हें शिकारी आग में भून कर खाता। बाज शिकारी को खतरों की हर आहट करता, चाहे वो बाघ हो, चीता हो। एक बार गर्मी के दिनों में शिकारी अपने पालतू बाज के साथ घने जंगल में शिकार करने के लिए निकला। दिन चढ़ते चढ़ते उसने बहुत से शिकार किए, लेकिन अब उसे भूख और प्यास भी सताने लगी। उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया और पानी की प्यास बढ़ती जा रही थी। पास के एक झरना बह रहा था और वहां पानी पीने गया। जैसे ही उसने अपना पानी में हाथ डाला और पानी लेकर पीने की कोशिश की तो बाज ने अपने पंखों से पानी गिरा दिया। शिकारी ने फिर से पानी लिया, लेकिन बाज ने फिर उसे पीने नहीं दिया। बार बार शिकारी पानी लेता पर बाज उसे पानी गिरा देता। आखिरकार प्यास से बेचैन शिकारी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अंधा हो चुका था। शिकारी ने सोचा, उसकी सोच विचार करने की क्षमता भी बंद हो गई और वो शिकारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसे लगा कि बाज कहीं पागल तो नहीं हो गया जो उसे झरने का पानी पीने से बार बार रोक रहा। गुस्से में आकर शिकारी ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही वो बाज उसके निकट आया, शिकारी ने बिना सोचे समझे उसे तेजी से तलवार चला दी। पहले ही तलवार से बाज के गर्दन पर लगी और वो दम तोड़ दिया। जब अपने वफादार बाज की मौत पर शिकारी का गुस्सा थमा तो उसे एहसास हुआ कि जिस स्थान पर उसने पहले भी पानी पिया था वहां पर बाज ने उसे कभी नहीं रोका। शिकारी को अब समझ आने लगा, शायद बाज उसे किसी खतरे से आगाह कर रहा था। उसने निर्णय किया कि पहले उस पानी की वजह पता लगाएगा। भयंकर प्यास के बावजूद शिकारी ने झरने के पानी को छोड़ते हुए पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चढ़ने के बाद उसे झरने की वास्तविकता दिखाई दी, जहां उसने देखा कि उस पानी में कई जहरीले सर्प मरे पड़े हैं, जिसकी वजह से पूरा झरने का पानी विषैला हो चुका है। अब शिकारी को समझ आ गया कि बाज उसे जहरीला पानी पीने से बचा रहा था।
अपने प्रिय वफादार साथी को मौत के घाट उतारने के बाद शिकारी का दिल रो उठा। वो जल्दी से नीचे उतरा, अपने प्यारे बाज को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। मगर अब क्या क्या हो सकता था? उसने अपने वफादार साथी को बिना समझे ही मार डाला, जिस कारण वो पछतावे की आग में झुलस रहा। इस गहरी चोट और पछतावे के कारण शिकारी का मन अब शिकार करने में नहीं लगता। कुछ ही दिन बाद उस शिकारी के गहरे दुख और पश्चाताप के कारण मृत्यु हो जाती। तुमने देखा कि किस तरह से चतुर शिकारी अपने पालतू वफादार और निर्दोष बाज को मार कर पछताता है। यदि तुम भी धन के लालच में आकर मुझे मारने की कोशिश करती हो तो तुम भी वैसे ही पछताओगी, जैसे उस शिकारी ने किया था। उस वफादार को मारकर उसने खुद को छीन कर लिया था। जैसे ही उठते हुए कहा, बाबू, तुम न केवल आकर्षक हो बल्कि बेहद समझदार भी हो। काश तुम मेरे पति बन पाते। अब मुझे लौटना है। शायद घर का कोई सदस्य जाग गया है। मैं यहाँ हूँ। नंदन ने उसकी इस अप्रत्याशित हमले से बचकर लंबी सांस ली और ईश्वर का मन ही मन बहुत ही धन्यवाद किया। इसके बाद उसने उस घटनाओं पर चिंतन शुरू कर दिया जो अब तक घटित हुई थी। चालक की बेटी के जाने के कुछ समय बाद ही नंदन ने सरिया पर फिर से किसी के आने की आहट सुनी। इस बार वो पहले से ज़्यादा सतर्क हो गया। उसने खुद को संभवित नई मुसीबत के लिए तैयार कर लिया। चांद की मध्यम चांदनी में नंदन ने देखा कि इस बार आने वाली चालक की बेटी, दूसरी बेटी जिसने खाट बिछाई थी, उसके पास आते ही नंदन ने सोने का दिखावा किया, मगर अधिक देर तक नाटक नहीं कर सका, क्योंकि चालक की बेटी उसके सामने उसको छूने लगी। उसे कोई मौका नहीं दिया। नंदन ने करवट बदल ली और अपना सिर अपने ही जगह पर रखा। अब चालक की दूसरी बेटी के पास नंदन से बात करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। उसने कहा, बाबू, क्यों सो रहे हो? नंदन ने धीरे से आंखें खोलकर कहा, नहीं, अभी कोशिश ही कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही। चालक की दूसरी बेटी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? नंदन ने गहरी आवाज में कहा, इस अजनबी जगह मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी बिल्ली के मरने के कारण मैं बहुत विचलित हूँ। इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कहानी का प्रथम पार्ट था। अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट कर भी बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।